हाँ, देखिए, आज अपन पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया। कल मैंने आपको पढ़ाया था SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, SN2 यानी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। मैंने कल बताया था आपको कि SN1 यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है केवल, उसे SN1 क्रिया कहते हैं। और जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक अणु और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगी, उसको SN2 रिएक्शन बोलते हैं। SN1 क्रिया तृतीयक एल्किल हैलाइड में फास्ट होती है और SN2 क्रिया प्राइमरी एल्किल हैलाइड में फास्ट होती है। यह कल मैंने बताया था। अब अपन विलोपन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विलोपन अभिक्रिया क्या होती है? विलोपन का मतलब तो अपन जानते हैं, विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना। विलोपन क्रिया, तो देखिए विलोपन क्रिया में क्या होगा, एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं अपन एल्कोहलीय KOH के साथ। देखिए, एल्किल हैलाइड लेते हैं CH3CH2Br, ये एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड है। और इस एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराते हैं अपन KOH। ये KOH एल्कोहली है, मीन्स ये है कि KOH एल्कोहल में डला हुआ है। एल्कोहली KOH एल्कोहल में डला हुआ है। इससे रिएक्शन कराएंगे तो विलोपन अभिक्रिया होगी। इसमें क्या होगा, ये K और Br निकलेगा। OH क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन प्रोटॉन को निकालेगा। OH क्या करेगा, इसमें से एक H को निकालेगा प्रोटॉन के रूप में, और वो H अपने बॉन्ड को यहीं दे देगा। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथिलीन बन जाएगी। और प्लस निकलेगा KBr और प्लस निकलेगा H2O। इसको बोलेंगे अपन इथिलीन, ये इथिलीन कहलाती है। तो जब एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहली KOH के साथ गर्म करेंगे तो K और Br निकला, ये OH इसमें से एक H निकालेगा और ये H अपने बॉन्ड को यहां दे देगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। इसको विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्रिया भी कहते हैं। विहाइड्रोहैलोजनीकरण, वि माने विलोपन, जिसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन इन दोनों का विलोपन हुआ है, इसी कारण इसको विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्रिया भी कहते हैं। अब दूसरी बात, इसको बीटा विलोपन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हुआ है। ये अल्फा बीटा कैसे पता लगाएंगे अपन? तो देखिए, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा से आगे ये बीटा कार्बन होगा। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसको अपन बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। ये बीटा हाइड्रोजन का इसमें से विलोपन हुआ है, इसलिए इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया कहेंगे। ये होती है बीटा विलोपन। तो मैंने क्या बताया, विलोपन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से परमाणु विलुप्त होते हैं। दूसरी बात, इसको विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन का विलोपन हुआ है, इसलिए। तीसरी बात, इसको बीटा विलोपन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा वो अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन का विलोपन हुआ है, इसीलिए अपन इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये होता है विलोपन या विहाइड्रोजनीकरण क्रिया या बीटा विलोपन अभिक्रिया। अब अगला क्वेश्चन आता है सेतजेफ नियम। देखिए, सेतजेफ नियम क्या होता है, सुनिए। तो सेतजेफ नियम में द्वितीयक एल्किल हैलाइड लेते हैं। विलोपन अभिक्रिया में तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड लिया जाता है। प्राथमिक कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, इसको अपन प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होगा, जिसमें द्वितीयक कार्बन से हैलोजन जुड़ा होगा, उसे द्वितीयक
एल्किल हैलाइड कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए इसमें लेंगे अपन, जैसे कोई भी द्वितीयक कार्बन वाला लेंगे, कोई भी लें, तो ये द्वितीयक कार्बन वाला जैसे 2 ब्रोमोपेंटेन लेंगे। टू ब्रोमोपेंटेन लेंगे, इस 2 ब्रोमोपेंटेन में स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, तो पेंटेन यानी कितने कार्बन कह रहा है, 5, 1 2 3 4 5। नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो आप। जब नाम से सूत्र बनाना होता है तो नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं अपन। तो देखिए सपोज करके नंबरिंग इधर से कर ली, 1 2 3 4 एंड 5। ये 2 ब्रोमो कह रहा है तो दूसरे कार्बन से Br जुड़ा है। पेंटेन कह रहा है तो 5 कार्बन है इसमें, एक बंध 3 हाइड्रोजन, 3 बंध 1 हाइड्रोजन, क्यों वैलेंसी 4 होती है। कार्बन 2 बंधों से जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 बंधों से जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन, कार्बन 1 बंध से जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन। इसको कहेंगे 2 ब्रोमो पेंटेन। इस 2 ब्रोमो पेंटेन की क्रिया कराते हैं अपन KOH से, और ये KOH होता है एल्कोहलीय। KOH कैसा होगा, एल्कोहलीय होता है। एल्कोहलीय KOH के साथ अपन इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो देखिए एल्कोहली KOH के साथ गर्म करने पर रिएक्शन क्या होती है, ये Br निकला और ये K निकला, ये KBr निकल गया। ठीक है, अब देखिए अल्फा बीटा नंबरिंग करेंगे तो मैंने बताया था क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन से आगे ये बीटा कार्बन हो गया। ये अल्फा कार्बन है, इधर इसके पीछे जाएंगे तो इधर ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, इस तरीके से है। तो ये हो गया। तो सेतजेफ नियम जो होता है वो सेतजेफ नियम में बीटा कार्बन जो होते हैं, बीटा हाइड्रोजन जो होगा वो 2 होने चाहिए। इधर भी बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर भी बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, राइट। ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड है क्योंकि कार्बन से 2 एल्किल मूलक जुड़े हैं तो इसको द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो अब देखिए द्वितीयक एल्किल हैलाइड है और इसमें बीटा कार्बन 2 हैं। ऐसे यौगिक की क्रिया एल्कोहली KOH से कराते हैं तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो देखिए ये बीटा कार्बन है तो इस पर 3 हाइड्रोजन है, ये बीटा कार्बन है तो इस पर 2 हाइड्रोजन है। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो बीटा कार्बन तो ये भी है और बीटा कार्बन ये भी है, लेकिन कौन से बीटा कार्बन से निकलेगा, तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इस पर 2 हाइड्रोजन है इस बीटा पर और इस बीटा पर 3 हाइड्रोजन है, तो इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। और जब इससे हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को यहीं देके जाएगा, ये वाला H अपने बॉन्ड को यहीं देके जाएगा, तो ये CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड क्या CH3। इसको कहते हैं अपन 2 ब्यूटीन। क्या कहेंगे इसको, 2 ब्यूटीन। ये 81% बनता है, ये कंपाउंड मुख्य उत्पाद होता है। देखिए कम मात्रा में एक कंपाउंड और बनेगा इसमें, इसमें उस बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन निकलेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, इससे भी निकलेगा। तो जब इससे हाइड्रोजन निकलेगा तो ये अपने बॉन्ड को इधर दे देगा, तो ये CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2, CH2 के बाद बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH2 के बाद CH और CH के बाद डबल बॉन्ड से CH2। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, सॉरी ये हो जाएगा 2 पेंटीन। क्या होगा, ये 5 कार्बन है तो पेंटीन होगा। और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 1 पेंटीन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पेंटीन और ये हो जाएगा 2 पेंटीन। इस तरीके से है तो 2 उत्पाद बनते हैं इसमें। तो पहला उत्पाद जो होता है वो 2 पेंटीन, ये मुख्य उत्पाद होता है, अधिक मात्रा में बनता है और ये 19% बनता है, ये अल्प मात्रा में बनता है। तो सेतजेफ नियम में मैंने ये बताया था, पहली शर्त तो ये रहेगी
कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड में होता है सेतजेफ नियम। द्वितीयक एल्किल हैलाइड में क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक से अधिक बीटा कार्बन होते हैं। तो सेतजेफ नियम में जब द्वितीयक एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहली KOH से कराते हैं तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन विलोपित होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, इससे होगा। अब कुछ मात्रा में इस बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन विलोपित होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो मुख्य उत्पाद 2 पेंटीन होगा और कम मात्रा में उत्पाद 1 पेंटीन हो जाएगा। इस तरीके से इसको कहेंगे सेतजेफ नियम। तीसरा आता है, अब अपन पढ़ेंगे इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, कार्ब धात्विक यौगिक पढ़ेंगे। कार्ब धात्विक यौगिक, देखिए कार्ब धात्विक यौगिक किसे कहते हैं? तो वे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु धातु परमाणु से आबंधित होता है उसको कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए CH3MgBr, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कार्बन अधातु है, मैग्नीशियम धातु है, तो कार्बन से धातु जुड़ी है, तो कार्ब धात्विक यौगिक है ये। उसके बाद में टेट्रा एथिल लेड, ये टेट्रा एथिल और ये लेड, ये टेट्रा एथिल लेड है, तो इसमें कार्बन लेड धातु से जुड़ा हुआ है, तो इसको कार्ब धात्विक यौगिक कहेंगे। तो जिसमें कार्बन परमाणु धातु परमाणु से बंध द्वारा आबंधित होता है उसी को अपन कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। कार्ब धात्विक यौगिकों में एक मुख्य अभिकर्मक आता है, उसको अपन ग्रीनयार अभिकर्मक कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये ग्रीनयार अभिकर्मक क्या होता है देखिए, इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं और ग्रीनयार अभिकर्मक भी कहते हैं। तो जिसमें कार्बन परमाणु मैग्नीशियम धातु से जुड़ा हो वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होगा। जैसे कोई भी हो, जैसे C2H5 ले लिया अपन ने, C2H5Mg और Br, ठीक है ना। तो इसको अपन जिसमें मैग्नीशियम हैलाइड से कार्बन परमाणु कोई भी मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल चक्रीय अचक्रीय किस प्रकार का भी यौगिक मैग्नीशियम हैलाइड से जुड़ा होता है उसी को अपन ग्रीनयार अभिकर्मक कहते हैं। अब देखिए इस ग्रीनयार अभिकर्मक में बनाने की विधि आती है, तो एथिल ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड कोई भी ले सकते हैं। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं और मैग्नीशियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने से Mg दोनों के बीच में जुड़ जाएगी। ये जो Mg है ये दोनों के बीच में जुड़ जाएगी, यानी कार्बन परमाणु से मैग्नीशियम परमाणु बंधित हो जाएगा। इसको कहेंगे अपन ग्रीनयार अभिकर्मक, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि इसको ग्रीनयार अभिकर्मक कहते हैं। तो इसमें अपन इसी तरीके से देखेंगे कि कार्ब धात्विक यौगिक क्या होता है, जिसमें कार्बन परमाणु धातु परमाणु से बंध द्वारा आबंधित होता है। कार्ब धात्विक यौगिकों का एक प्रमुख यौगिक होता है ग्रीनयार अभिकर्मक। तो ग्रीनयार अभिकर्मक क्या होता है, तो मैग्नीशियम हैलाइड से जब कार्बन आबंधित होता है, मैग्नीशियम हैलाइड से जब कार्बन आबंधित होता है उसी को अपन ग्रीनयार अभिकर्मक कहते हैं। इसकी खोज विक्टर ग्रिग्नार्ड ने की थी, विक्टर ग्रीनयार ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसको ग्रीनयार अभिकर्मक बोलते हैं। ग्रीनयार अभिकर्मक बनाने के लिए एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं, तो ये मैग्नीशियम कार्बन से अटैच हो जाती है और एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रीनयार अभिकर्मक बनता है। अब इसमें यह है कि शुष्क ईथर क्यों लिया अपन ने इस रिएक्शन में, इसका क्या काम है? तो देखिए ग्रीनयार अभिकर्मक जो होता है वो नमी से क्रिया करके हाइड्रोकार्बन बना लेता है। जैसे एग्जाम्पल लें अपन, ग्रीनयार अभिकर्मक है C2H5MgBr और इसकी रिएक्शन अपन जल से कराते हैं। जल मिलेगा तो जल से तुरंत रिएक्शन करता है ये, और तुरंत रिएक्शन करेगा तो देखिए जब ये रिएक्शन करेगा कोई भी अभिकारक तो दो भागों में टूटता है, H पर धन और O पर ऋण, मैग्नीशियम धातु पर धन और कार्बन पर ऋण, ऐसे टूटेगा ये हमेशा।
तो इस तरीके से टूटता है, तो इसका जो ऋणावेशित भाग है वो इसके धनावेशित भाग से जुड़ेगा, इसका ये ऐसे। तो C2H5 से एक H और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा C2H6। और उसके बाद में MgBr से कौन जुड़ जाएगा? OH। MgBr से कौन जुड़ेगा? OH जुड़ जाएगा। तो ग्रीन्यार अभिकर्मक जल से क्रिया करके हाइड्रोकार्बन बना लेता है, इसलिए ग्रीन्यार अभिकर्मक को बनाने के लिए नमी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, निर्जलन अवस्था में बनाया जाता है इसको। इसीलिए क्या होता है, ये शुष्क ईथर जल को अवशोषित कर लेता है, शुष्क ईथर जल को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद में फिर ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। अगर कंटेनर यानी पात्र के अंदर या वातावरण में कहीं भी नमी मिल गई और उसके बाद में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के संपर्क में आ गई अगर नमी, तो वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नमी से क्रिया करके हाइड्रोकार्बन बना लेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नहीं बनेगा। तो इसीलिए क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं अपन, शुष्क ईथर का यूज करते हैं, क्योंकि शुष्क ईथर क्या करता है, नमी को अवशोषित कर लेता है और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से ये ग्रीन्यार अभिकर्मक के बारे में पढ़ते हैं, और इसका उपयोग होता है अनेक कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, जैसे प्राथमिक एल्कोहल बनाने में इसका यूज होता है, द्वितीयक एल्कोहल बनाने में इसका यूज होता है, तृतीयक एल्कोहल बनाने में भी इसका यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पढ़ाई आपको विलोपन अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया प्राथमिक एल्किल हैलाइडों में होती है। इसमें एल्किल हैलाइड या कोई भी मेथिल एथिल प्रोपिल कोई भी लेते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहली KOH के साथ की जाती है। एल्कोहली KOH के साथ गर्म करेंगे तो KBr निकलेगा, OH और इसका H निकलेगा। बीटा कार्बन से H निकलता है, इसीलिए इसको बीटा विलोपन भी कहते हैं। इसमें से हाइड्रोजन और हेलोजन का विलोपन होता है, इसीलिए बेहाइड्रोहेलोजनीकरण भी कहते हैं। सेतजेफ नियम द्वितीयक एल्किल हैलाइड में होता है, और उसके बाद एल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं इसको, तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन विलोपित होता है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। इसको कहते हैं अपन क्या, सेतजेफ नियम। अब देखिए आगे अपन पढ़ेंगे इसमें देखिए अगला क्वेश्चन आता है, इसमें एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। ये एल्किल हैलाइड है और ये एरिल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में कौन अधिक क्रियाशील होता है और क्यों? या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कठिन होता है, क्यों? तो देखिए, एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होते हैं और एरिल हैलाइड कम क्रियाशील होता है। आप ये तो जानते ही हैं, जिसमें एरोमेटिक से हैलोजन जुड़ा होगा वो एरिल हैलाइड है, और जिसमें एल्किल मूलक से हैलोजन जुड़ा होगा वो एल्किल हैलाइड है, राइट। तो एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होते हैं और एरिल हैलाइड कम क्रियाशील होते हैं। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे इसमें कि क्रियाशीलता किस बात पर डिपेंड करती है। तो क्रियाशीलता डिपेंड करेगी हैलोजन परमाणु के निष्कासन पर। जिसमें से हैलोजन जल्दी निकलेगा उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। हैलोजन किसमें से जल्दी निकलेगा? जिसमें ये हैलोजन जिस बंध से जुड़ा है वो बंध जिसमें दुर्बल होगा उसमें से हैलोजन जल्दी निकलेगा। हैलोजन जिससे जुड़ा है वो बंध अगर दुर्बल होगा तो जल्दी टूटेगा, हैलोजन जल्दी निकलेगा, क्रियाशीलता अधिक होगी। तो इसकी क्रियाशीलता कम क्यों होती है? तो स्वाभाविक आप समझ गए होंगे इस बात को, क्योंकि इसमें यह बंध प्रबल होता है तो कठिनाई से टूटता है, और इसमें यह बंध दुर्बल होता है, आसानी से टूट जाता है। तो अपन को यह एक्सप्लेन करना है कि इसमें यह बंध प्रबल कैसे होता है। तो एरिल हैलाइड कम क्रियाशील होते हैं। इसका स्पष्टीकरण अपन दो तथ्यों से करते हैं। तो सबसे पहला तथ्य आता है इसमें अनुनादी प्रभाव।
सबसे पहला तथ्य आता है इसमें अनुनादी प्रभाव। देखिए अनुनादी प्रभाव में क्या होता है, बॉन्ड एक्स, हैलोजन पर 3 लोन पेयर पाए जाते हैं। हैलोजन पर 3 लोन पेयर पाए जाते हैं। प्लस एम या प्लस आर प्रभाव के कारण ये एक लोन पेयर को बेंजीन में धकेल देता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्लस एम या प्लस आर प्रभाव। तो प्लस एम या प्लस आर प्रभाव के कारण ये एक लोन पेयर को बेंजीन में धकेल देता है, जिससे इस कार्बन की संयोजकता पहले से ही 1 2 3 4 है। दो बंध और आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए बंध बनाने के लिए, तो संयोजकता ज्यादा हो जाएगी, तो ये बाहर खींच लेगा इसको। जब बाहर खींच लेगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर देखिए, ये बॉन्ड जैसा का तैसा है, ये बॉन्ड जैसा का तैसा है। ये बॉन्ड बाहर ले लिया तो लेने पर ऋण, ये लॉन पेयर बंध बनाने के लिए इधर आ गया तो ये डबल बॉन्ड एक्स। कितने लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर बचे हैं इस पर विथ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक लॉन पेयर दे दिया तो देने पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसकी वैलेंसी ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर इधर ले लिया। इसको ये अंदर देगा तो वैलेंसी इस कार्बन की ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को बाहर धकेल देगा। जब ये बॉन्ड को बाहर धकेलेगा तो अगली अनुनादी संरचना के रूप में क्या मिलेगा, आमने सामने बॉन्ड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड एक्स हो जाएगा विथ 2 लॉन पेयर और विथ पॉजिटिव चार्ज। जब ये इसको अंदर देगा तो ये इसको बाहर ले लेगा। जब ये बाहर लेगा तो अगली अनुनादी संरचना में क्या मिलेगा, यहां नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड एक्स, 2 लॉन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज। जब ये इस बॉन्ड को अंदर देगा तो इसकी वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो ये इस बॉन्ड को वापस ले लेगा। जब वापस ले लेगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा आपको, ये बॉन्ड यहां पर, ये यहां पर और ये यहां पर है। बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक्स। कितने लॉन पेयर हो जाएंगे इसमें, 3। इस तरीके से अनुनादी संरचना बनेगी, पहले फर्स्ट और ये सेकंड अनुनादी संरचना है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है और ये फिफ्थ अनुनादी संरचना बन गई। तो देखिए इस अनुनादी प्रभाव से क्या देखने को मिल रहा है अपन को, प्लस एम या प्लस आर प्रभाव के कारण हैलोजन परमाणु एक लोन पेयर बेंजीन में धकेल देता है, जिससे हैलोजन परमाणु बेंजीन के साथ द्विबंध से संयुग्मन कर लेगा। हैलोजन परमाणु बेंजीन से 2 बंधों से जुड़ा है। एल्किल हैलाइड में हैलोजन एक ही बंध से जुड़ा है। एक बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, 2 बंधों को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो ये बंध इसीलिए कठिनाई से टूटता है, इसीलिए कम क्रियाशील है। यह पहला कारण है इसका। अब दूसरा कारण आता है, देखिए संकरण। संकरण के आधार पर समझाएंगे इसको अपन। तो देखिए एल्किल हैलाइड है और ये एरिल हैलाइड है, ये एरिल हैलाइड होगा और इसमें क्या है, Cl, कोई भी हैलोजन। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन में संकरण होगा sp3। इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसमें संकरण होगा sp2। sp3 संकरित कार्बन की अपेक्षा sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने से बंध के इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक रहेंगे और बंध के इलेक्ट्रॉन नजदीक रहेंगे तो बंध छोटा हो जाएगा। बंध जितना छोटा होगा बंध उतना ही प्रबल होता है, इसीलिए ये बंध छोटा होने के कारण प्रबल होगा और इसका टूटना कठिन हो जाता है। टूटना कठिन हो जाता है इसलिए कम क्रियाशील है। और इसमें sp3 संकरण है, विद्युत ऋणात्मकता कम है इसकी अपेक्षा, बंध लंबा होता है, आसानी से टूट जाता है, इसलिए यह अधिक क्रियाशील है। इस तरीके से अपन को समझना है इसमें। तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता कम होती है और अधिक होती है, सॉरी, और एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता कम होती है। तो इसका स्पष्टीकरण अपन 2 तथ्यों से करते हैं, पहला अनुनादी प्रभाव से और दूसरा संकरण के आधार पर।
अनुनादी प्रभाव में मैंने बताया था आपको प्लस एम या प्लस आर प्रभाव के कारण एक लोन पेयर को ये धकेल देता है। तो एरिल हैलाइड में हैलोजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है बेंजीन से, जबकि इसमें एक ही बंध से जुड़ा है। डबल बॉन्ड से जुड़ने के कारण इस बंध को तोड़ना इसकी अपेक्षा कठिन होगा, इसी कारण कम क्रियाशील है। दूसरी बात, एल्किल हैलाइड में हैलोजन sp3 संकरित कार्बन से, एरिल हैलाइड में हैलोजन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। sp3 संकरित कार्बन की अपेक्षा sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी इसकी। जैसे विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन बंध के इसके नजदीक रहेंगे तो बंध छोटा हो जाएगा। बंध जितना छोटा होगा बंध उतना ही प्रबल हो जाएगा, और प्रबल होगा तो क्या होगा, क्रियाशीलता कम हो जाएगी। इस तरीके से एरिल हैलाइड कम क्रियाशील होते हैं या इसका प्रतिस्थापन कठिन होता है, इस तरीके से भी अपन बोल सकते हैं इसमें। अब देखिए, तो मैंने ये बता ही चुका हूं आपको कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन इसमें कठिन होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल बताएं इसका, तो एग्जाम्पल में जैसे क्लोरोबेंजीन है, और इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH से कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH से कराते हैं। तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH से कराएंगे तो इसमें देखिए क्या होगा, ये क्रिया 623 केल्विन ताप पर होगी और 300 वायुमंडलीय दाब पर होगी। परिस्थितियां उच्च होती हैं इसमें, उच्च ताप होता है, उच्च दाब होता है। क्यों होता है? क्योंकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कठिन होता है। ये जो OH नेगेटिव नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, तो ये इसको कठिनता से हटा पाता है। क्यों हटा पाता है? क्योंकि मैंने दो वजह बता दी आपको। इन्हीं कारणों से क्या होगा, इसमें से Na और इसका Cl निकलेगा, और उसके बाद में बेंजीन से क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, और प्लस निकलता है NaCl, इसको कहते हैं फिनॉल। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया हुई है, क्योंकि OH नेगेटिव आयन जो है, उस OH नेगेटिव आयन ने इस Cl का प्रतिस्थापन किया है। OH नेगेटिव नाभिक स्नेही है, इस नाभिक स्नेही ने इसका प्रतिस्थापन इन परिस्थितियों में किया है, उच्च ताप और उच्च दाब पर। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन इसमें कठिन हुआ है। लेकिन यदि क्लोरोबेंजीन में अगर अपन NO2 समूह जोड़ देंगे तो वो NO2 समूह इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। इसकी क्रियाशीलता कम है क्योंकि परिस्थितियां ये हैं। अगर इसमें अपन NO2 समूह जोड़ देंगे तो वो NO2 समूह इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। क्रियाशीलता बढ़ा देगा, फिर मतलब इनसे भी कम कंडीशनों में ये Cl का प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। हाँ देखिए, तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ये क्लोरोबेंजीन है और ये क्लोरोबेंजीन से NO2 जोड़ दिया और इसकी क्रिया कराई अपन ने NaOH से। तो NaOH से क्रिया कराई इसकी NO2 जोड़ने के बाद, तो इस NO2 ने इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा दिया। फिर ये रिएक्शन 623 पर नहीं होगी, 443 केल्विन ताप पर ही हो जाएगी, कम ताप पर ही हो जाएगी, क्योंकि ये जुड़ गया और इसके जुड़ने के कारण इसकी क्रियाशीलता बढ़ गई और ये आसानी से OH जुड़ जाएगा और Cl को हटा देगा। ये Cl को हटा दिया और Cl को हटाने के बाद में इससे कौन जुड़ गया, OH, और इधर क्या है, NO2, और प्लस क्या निकला, NaCl। अब इसमें दो क्रियात्मक समूह हैं, इन दो क्रियात्मक समूहों में से इसकी क्रियाशीलता अधिक है तो नंबरिंग 1 और 2 होगी, तो 2 नाइट्रोफिनॉल कहेंगे इसका नाम। अब देखिए, एक NO2 जोड़ दिया तो क्रियाशीलता बढ़ गई क्लोरोबेंजीन की। अब क्लोरोबेंजीन से अपन ने 2 NO2 समूह जोड़ दिए। जब क्लोरोबेंजीन से अपन ने 2 NO2 समूह जोड़ दिए तो 2 NO2 समूह जोड़ने के कारण ये जो रिएक्शन है वो और भी कम ताप पर हो जाएगी। ये जो रिएक्शन है वो और भी कम ताप पर हो जाएगी, ये 368 केल्विन ताप पर हो जाएगी। फिर इससे भी कम ताप पर हो गई क्योंकि दो जुड़ गए, तो जो जुड़ने के कारण Na और क्या निकलेगा, Cl निकलेगा। NaCl निकलने के बाद में क्या हो जाएगा, इससे OH और ये NO2 और ये भी क्या, NO2। तो 1 2 3 4
5 और 6, इसको कहेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। एक NO2 जुड़ा, 2 NO2 जुड़े। अब देखिए एक NO2 और जोड़ के देखेंगे, इसमें ये क्लोरोबेंजीन है और ये क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH से कराएंगे अपन। इसमें 3 NO2 ग्रुप जोड़ दिए अपन ने, 1 2 NO2 और ये तीसरा NO2 भी जोड़ दिया। 3 NO2 जोड़ने के बाद फिर इसकी क्रिया NaOH से कराएंगे और NaOH से क्रिया कराएंगे तो ये केवल गर्म करने पर ही हो जाएगी। गर्म करने पर, हल्का सा गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या हो जाएगा, ये Na और ये Cl विस्थापित हो जाएगा आसानी से, क्योंकि 3 NO2 इसकी क्रियाशीलता को ज्यादा बढ़ा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, Na और Cl निकलेगा और उसके बाद बेंजीन से जुड़ जाएगा क्या, ये बेंजीन से जुड़ जाएगा OH और इधर ये NO2 और ये भी क्या NO2 और ये भी क्या NO2। तो देखिए इससे ये एक्सप्लेन हो गया। एरिल हैलाइड कम क्रियाशील होता है, क्रियाशीलता कम होती है। इसकी क्रियाशीलता बढ़ाने, क्योंकि उच्च ताप और उच्च दाब पर हो रही है। इसकी क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए NO2 लगा दें, तो NO2 लगाने से क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। इसका प्रूफ क्या है, तो इसका प्रूफ ये है, एक NO2 जोड़ दिया तो ताप कम कर दिया, कम ताप पर ही क्रिया हो गई। अब 2 NO2 जोड़ दिए तो 2 NO2 जोड़ने के बाद में और भी कम ताप हो गया, यानी क्रियाशीलता और ज्यादा बढ़ गई। अगर 3 NO2 जोड़ दिए तो क्रियाशीलता और बढ़ गई, क्योंकि गर्म करने पर ये रिएक्शन हो रही है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि क्लोरोबेंजीन से एक NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, इसका रीजन, तो इसका रीजन ये है कि NO2 इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होता है। NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जब ये, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा। क्लोरीन और बेंजीन के बीच में, हैलोजन और बेंजीन के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा, बंध कमजोर हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। इसी कारण से NO2 ग्रुप प्रवेश कराते हैं जब क्लोरोबेंजीन में, तो ये क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। ये होता है। अब देखिए आगे देखते हैं अपन इसमें। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण करते हैं और क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं। तो देखिए जब क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण और नाइट्रीकरण करते हैं तो हैलोजनीकरण क्रिया हमेशा हैलोजन से होगी, नाइट्रीकरण क्रिया हमेशा नाइट्रिक अम्ल से होती है। तो देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, हैलोजनन कराएंगे इसका। क्या कराएंगे, हैलोजनन। जब हैलोजनन क्रिया कराई जाती है, जनन हैलोजनन क्रिया कराई जाती है तो इसकी क्रिया क्लोरीन से कराएंगे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे, FeCl3। इसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो इसमें क्या होगा, देखिए आगे आने वाले को ये कहां पर दिशा देगा जोड़ने के लिए, ऑर्थो और पैरा पर। ये अपन जानते हैं, ये आगे आने वाले को दिशा ऑर्थो और पैरा पर देगा जोड़ने के लिए। तो ऑर्थो का H और इसका Cl, HCl निकलेगा। जहां से H निकला है वहां पर Cl जुड़ जाएगा और प्लस HCl निकलेगा। ये Cl पहले ऑर्थो से जुड़ा है, ऑर्थो से हट करके अब पैरा पर जुड़ जाएगा और प्लस क्या निकलेगा, HCl। ठीक है ना। तो इसको कहेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और इसको 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। साधारण नाम में ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरा आएगा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्रिया हमेशा नाइट्रिक अम्ल से होती है। नाइट्रीकरण क्रिया हमेशा
नाइट्रिक अम्ल से होती है, तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। HNO3 लिख दो, या रिएक्शन के लिए OHNO2 लिख दो, बात एक ही है। H2SO4 की उपस्थिति में होती है ये क्रिया। तो जब H2SO4 की उपस्थिति में अपन नाइट्रीकरण कराते हैं क्लोरोबेंजीन का, तो NO2 ग्रुप प्रवेश करता है। तो आगे आने वाले को कहां पर दिशा देगा ये जोड़ने के लिए? ऑर्थो और पैरा पर देगा। ये मैं बता चुका हूं आपको स्टार्टिंग में कि ऑर्थो और पैरा पर कौन जुड़ता है, मेटा पर कौन जुड़ता है। तो ऑर्थो का H और इसका OH, H2O निकलेगा। तो H और OH, H ऑर्थो से निकला है, तो ऑर्थो पर क्या जुड़ेगा? NO2 जुड़ जाएगा। तो पहले NO2 कहां पर जुड़ेगा? ऑर्थो पर जुड़ेगा, और ऑर्थो से हट करके NO2 फिर कहां पर जुड़ेगा? पैरा पर जुड़ेगा। ये NO2 पैरा पर भी जुड़ जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। नंबरिंग करेंगे इसकी, तो नंबरिंग यहां से ही स्टार्ट होती है, ऐसे 1 और 2, 1 और 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो इसको कहेंगे 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और इसको कहेंगे 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इस तरीके से हो जाता है, ये नाइट्रीकरण होता है इसका, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन या 2 नाइट्रोबेंजीन और 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, इस तरीके से होगा। अब देखिए, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को अपन कल देखेंगे और कल कराएंगे आपको, ठीक है? ओके।